नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर टीचर पर। और आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे हमारा सौर मंडल। जी नमस्कार। ये वाकई में एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, और आज की हमारी सारी जानकारी लूसेंट सामान्य ज्ञान पर आधारित है। तो हम एक एक करके स्लाइड्स को देखेंगे और सौर मंडल के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मैं भी सौर मंडल के बारे में और गहराई से जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। बढ़िया, तो हम सौर मंडल की बनावट से शुरू करेंगे, फिर सूर्य, ग्रहों और उनसे जुड़ी जो भी जरूरी बातें हैं उन्हें समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है सौर मंडल, हमारा ब्रह्मांडीय परिवार। जी, इसमें बताया गया है कि सौर मंडल में सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उनके उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं और अनगिनत छोटे छोटे आकाशीय पिंड भी हैं। और ये सब एक परिवार की तरह कैसे बंधे हुए हैं? वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, मतलब सूर्य की जो खींचने की शक्ति है, उसी की वजह से सारे ग्रह और दूसरे पिंड उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अच्छा, तो सर इस परिवार का मुखिया कौन है? इस परिवार का मुखिया है सूर्य। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे सौर मंडल के कुल वजन का, मतलब द्रव्यमान का 99.999% हिस्सा अकेले सूर्य में है। 99.999%, मतलब बाकी सब कुछ, सारे ग्रह सब मिलाकर सिर्फ 0.001%। हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि सूर्य की इतनी मजबूत पकड़ है। वो ही पूरे सौर मंडल की ऊर्जा का स्रोत भी है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षा के लिए। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और हमारे तारे यानी सूर्य के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जी, अगली स्लाइड है सूर्य आकाशगंगा का एक यात्री। इसमें बताया गया है कि सूर्य हमारी आकाशगंगा, जिसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं, उसके केंद्र से करीब 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में है। हाँ, मतलब हम केंद्र में नहीं है बल्कि काफी साइड में हैं। और सूर्य स्थिर नहीं है, वो भी मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। और रफ्तार भी दी गई है 250 किलोमीटर पर सेकंड। सोचिए, 1 सेकंड में 250 किलोमीटर। इस रफ्तार से भी एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लग जाते हैं। 25 करोड़ साल? हाँ, और इसी समय को ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर कहते हैं। ये तो कमाल है। अच्छा, सूर्य अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमता है? सूर्य अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये भी एक जरूरी तथ्य है। और हाँ, एक और एग्जाम अलर्ट, सूर्य की उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष बताई गई है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल कि सूर्य इतनी ऊर्जा बनाता कैसे है? हमारी अगली स्लाइड शायद इसी के बारे में है। जी बिल्कुल, स्लाइड का शीर्षक है सूर्य की संरचना, एक विशाल भट्ठी। इसमें लिखा है कि सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% है। हाँ, मुख्य रूप से ये 2 गैसें हैं और इसकी ऊर्जा का राज छिपा है इसके केंद्र में, जिसे कोर कहते हैं। वहां नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन, क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। देखिए, सूर्य के केंद्र में तापमान और दबाव बहुत ज्यादा है, लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 1.5 करोड़ डिग्री? जी, इस भयानक गर्मी में 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अच्छा। हाँ, और इसी के बारे में वैज्ञानिक हंस बेथे ने बताया था। यह भी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सूर्य के केंद्रीय भाग यानी कोर का तापमान 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। समझ गए। अब जरा सूर्य की परतों को भी देख लेते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। जरूर। अगली स्लाइड है सूर्य की परतें प्रकाश मंडल से कोरोना तक। तो जो सतह हमें दिखाई देती है वो प्रकाश मंडल है। हाँ बिल्कुल, उसे फोटोस्फेयर कहते हैं और ये चमकीली सतह होती है। इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस? जी, इसके बाहर का जो किनारा होता है वो लाल रंग का दिखता है, उसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर कहते हैं। और कोरोना, वो क्या है? कोरोना सबसे बाहरी हिस्सा है। यह हमें सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। ये एक्स-रे किरणें छोड़ता है और इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। सूर्य का मुकुट, ये तो बहुत दिलचस्प नाम है ना? अच्छा, मैंने सौर कलंक के बारे में भी सुना है। हमारी अगली स्लाइड उसी पर है, सौर कलंक और चुंबकीय तूफान। जी, सौर कलंक या सनस्पॉट्स
सूर्य पर दिखने वाले कुछ काले धब्बे होते हैं। ये काले क्यों दिखते हैं? ये इसलिए काले दिखते हैं क्योंकि ये आसपास की सतह से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस ठंडे होते हैं। वैसे ये खुद भी बहुत गर्म होते हैं, पर तुलना में ठंडे लगते हैं। अच्छा, और ये हमेशा रहते हैं क्या? नहीं, ये आते जाते रहते हैं। इसका एक चक्र होता है जो 22 सालों का होता है। 11 साल ये बढ़ते हैं, फिर 11 साल घटते हैं। इन धब्बों का पृथ्वी पर भी कोई असर होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। जब ये धब्बे दिखते हैं तो पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात या मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं। और उससे क्या होता है? उससे हमारे रेडियो, टीवी और बिजली के उपकरणों में गड़बड़ी हो सकती है। मतलब सूर्य की हलचल हमें सीधे तौर पर प्रभावित करती है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट्स दिया है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। जी, ये आंकड़ा कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए, अब थोड़ा इतिहास जानते हैं। अगली स्लाइड है ब्रह्मांड का बदलता दृष्टिकोण। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि हमारी समझ समय के साथ कैसे बदली। पहले टॉलमी का भूकेंद्रीय सिद्धांत था, जिसमें पृथ्वी को केंद्र माना गया। जी, 140 ईस्वी में। और ये लगभग 1400 सालों तक सच माना जाता रहा। फिर 1543 में कोपर्निकस आए और उन्होंने कहा कि नहीं, सूर्य केंद्र में है। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इसने इंसान को ब्रह्मांड के केंद्र से हटा दिया। लेकिन वो भी पूरी तरह सही नहीं थे। वो क्यों? वो मानते थे कि ग्रह गोल रास्ते पर घूमते हैं। असलियत बताई केपलर ने। उन्होंने सिद्ध किया कि ग्रहों का रास्ता गोल नहीं, बल्कि दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल है। ओ अच्छा, मतलब अंडाकार। बिल्कुल। और 20वीं सदी तक आते आते हमें पता चला कि हमारा सूर्य भी कोई खास नहीं, बस एक मंदाकिनी के कोने में पड़ा एक साधारण तारा है। वाह, हमारी समझ कितनी बदल गई है। सच में। अब आते हैं आज के समय पर। अगली स्लाइड है ग्रह होने की शर्तें। मुझे याद है पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। हाँ, हम सब ने 9 ग्रह ही पढ़े थे। लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने ग्रह होने की 3 शर्तें तय की। वो क्या शर्तें हैं? पहली, वो सूर्य की परिक्रमा करे। दूसरी, वो इतना बड़ा हो कि गोलाकार ले ले। और तीसरी, कि उसने अपनी कक्षा का क्षेत्र साफ कर दिया हो। तो प्लूटो, जिसे यम भी कहते हैं, वो ग्रह क्यों नहीं रहा? वो तीसरी शर्त पूरी नहीं कर पाया। उसकी कक्षा में और भी बहुत सारे बर्फीले पिंड घूमते रहते हैं। मतलब उसका रास्ता साफ नहीं है। अच्छा, तो अब उसे क्या कहते हैं? अब उसे बौना ग्रह या डॉफ प्लैनेट कहते हैं। और भी बौने ग्रह हैं, जैसे चेरोहन, सेरिस। तो अब परंपरागत ग्रहों की संख्या 8 रह गई है। ठीक है, अब इन 8 ग्रहों को भी समूहों में बांटा गया है ना? अगली स्लाइड इसी पर है। जी, पार्थिव और बृहस्पतीय ग्रह। पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये पार्थिव यानी टेरेस्ट्रियल ग्रह हैं। मतलब ये पृथ्वी जैसे हैं, चट्टानी। हाँ, ये चट्टानों से बने हैं, ठोस हैं और सूर्य के करीब हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। और दूसरे वाले? फिर आते हैं बृहस्पतीय या जोवियन ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये गैस के विशाल गोले हैं, इनका कोई ठोस धरातल नहीं है। और ये सूर्य से दूर है? जी, और आकार में बहुत बड़े हैं। अच्छा, एक सवाल, हम अपनी आंखों से कौन कौन से ग्रह देख सकते हैं? हम मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि को बिना टेलीस्कोप के नंगी आंखों से देख सकते हैं। बहुत खूब। अब अगली स्लाइड में ग्रहों का क्रम देखते हैं। हाँ, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, ये तो सबको याद होना चाहिए। क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। हाँ, बुध सबसे पास है और वरुण सबसे दूर। इसे याद रखने का कोई आसान तरीका है? अंग्रेजी में एक वाक्य है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। हर शब्द का पहला अक्षर एक ग्रह का नाम है। ये तो बहुत अच्छा है। और सूर्य का व्यास भी दिया गया है, 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। जी, सूर्य बहुत विशाल है। चलिए, अब आकार के हिसाब से क्रम देखते हैं अगली स्लाइड में। तो आकार और द्रव्यमान के अनुसार क्रम में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। पृथ्वी आकार में 5वें स्थान पर आती है। और सबसे छोटा ग्रह? सबसे छोटा बुध है। और द्रव्यमान में भी बृहस्पति सबसे भारी और बुध सबसे हल्का है। और ये भी दिया है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। हाँ, ये आंकड़े हमें बताते हैं कि हम कितने छोटे हैं। सच में। अब ग्रहों की गति के बारे में बात करते हैं। अगली स्लाइड। परिक्रमण और परिभ्रमण की गति, ये 2 अलग-अलग गतियां हैं। परिक्रमण मतलब सूर्य का चक्कर लगाना? जी, रेवोल्यूशन। इसमें बुध सबसे तेज है, सिर्फ 88 दिन में चक्कर पूरा कर लेता है। और वरुण सबसे धीमा,
और परिभ्रमण? परिभ्रमण यानी रोटेशन, अपनी ही धुरी पर घूमना। इसमें बृहस्पति सबसे तेज है, मतलब वहां दिन सबसे छोटा होता है, 10 घंटे से भी कम, और शुक्र सबसे धीरे घूमता है। वाह, तो परिक्रमण काल का बढ़ता क्रम हुआ बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल और इसी तरह आगे। हाँ, बिल्कुल सही। अब अगली स्लाइड में एक बहुत ही रोचक बात लिखी है, उल्टी दिशा में घूमने वाले ग्रह। जी, ये बहुत अजीब है। ज्यादातर ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, हमारी पृथ्वी की तरह। लेकिन 2 ग्रह ऐसे नहीं हैं। सही कहा। शुक्र यानी वीनस और अरुण यानी यूरेनस, ये दोनों उल्टी दिशा में, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसका मतलब वहां पर सूर्योदय पश्चिम में होता होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। इन ग्रहों पर सूर्य पश्चिम से उगता है और पूर्व में डूबता है। ये तो कमाल है। ऐसा क्यों है? माना जाता है कि शायद अरबों साल पहले किसी बड़े पिंड की टक्कर से इनकी घूमने की धुरी ही पलट गई। वाह, चलिए अब अंतिम स्लाइड पर आते हैं। पृथ्वी और सौर ऊर्जा, रोचक तथ्य। जी, इसमें पहला तथ्य है कि पृथ्वी को सूर्य की कुल ऊर्जा का सिर्फ 2/4 हिस्सा ही मिलता है। सिर्फ 2/4? और उसी से यहाँ इतना कुछ होता है? हाँ, ये संतुलन बहुत ही नाजुक है। ऑरोरा के बारे में भी बताया गया है। जी, सूर्य से आने वाले कण जब ध्रुवों के पास वायुमंडल से टकराते हैं तो रंगीन रोशनी पैदा करते हैं। उत्तरी ध्रुव पर इसे ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। बहुत सुंदर होता होगा ये। एक और सवाल, सूर्य कब तक ऊर्जा देता रहेगा? किताब के अनुसार भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय लगभग 10⁻11 वर्ष यानी 100 अरब साल है। मतलब अभी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं। तो आज हमने सौरमंडल, सूर्य की संरचना, ग्रहों के प्रकार, उनका क्रम, गति और कई रोचक तथ्यों के बारे में जाना। जी, और स्लाइड्स के माध्यम से समझना बहुत आसान हो गया। सारी जानकारी बहुत ही व्यवस्थित थी। मुझे भी ऐसा ही लगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल मिस्टर टीचर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और ज्ञानवर्धक टॉपिक के साथ। जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।